ओके जी। सो अभी है ना कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी हम लोग लास्ट टाइम जो थे ना कहाँ पे थे, मतलब ये लास्ट क्रैश कोर्स जो चल रहा था उसी को मैं अभी कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए पेपर भेजना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो इसमें जो है अभी पिछले जो क्रैश कोर्स हमने चलाया था उसमें क्या क्या कराए थे। पिछला क्रैश कोर्स हुआ था ना, बताओ भाई जो लोग रेगुलर थे। पार्ट बी में और पार्ट सी में कौन कौन सा ईयर का हुआ था। मैं सिर्फ यूनिट 4 की बात कर रहे हैं ना। तो यूनिट 4 उसका रिकॉर्डिंग ऐप में होगा ऑलरेडी। क्रैश कोर्स नाम का जो बैच है 1000 रुपये का था उस समय, अभी भी है, तो उसमें होगा ये। सो इसमें जहाँ तक मुझे याद है 2014 से स्टार्ट किए थे ना। और ये कहाँ तक हुआ था, 2014 से 2024 दिसंबर तक हुआ था। और ये जून 2014 से स्टार्ट किया था। पहले पार्ट भी पूरे कराए थे। पार्ट सी यहीं से स्टार्ट किया था। 2024 दिसंबर हुआ था, 2024 जून वाला हुआ था, 2023 दिसंबर हुआ था। चेक करो कहाँ तक हुआ था, कल बता रहे थे कोई बच्चे, बताइए। देख के बताओ। दिसंबर ही चल रहा था सब। कितना हुआ था। दिसंबर ही चल रहा था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ पार्ट सी पूरा नहीं हो पाया था ना, क्योंकि एग्जाम आ गया था तो हमने वहीं स्टॉप कर दिया दिसंबर था। ही चल रहा, 23 दिसंबर वाला ही चल रहा था ये सब। यही चल रहा था ना। तो कंप्लीट हुआ था कि नहीं। कंप्लीट नहीं हुआ था आई थिंक। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है ना। तो अभी पहले ये जो बाकी है वो कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये लास्ट 10 ईयर का हमने पिछले बार कराया था, फिर उसके बाद देखते हैं। और क्या है, दोनों को एक साथ उसी में मैं कंटिन्यू करूँगा। जो लेक्चर है जहाँ तक मुझे याद है टोटल 43 लेक्चर मेरा हुआ था, ठीक है। आप देखोगे टोटल 43 लेक्चर्स मेरे हुए थे। और ये तब जो अभी पीछे एग्ज़ाम कब हुआ था, अगस्त में एग्ज़ाम कब हुआ था अभी नेट का। जुलाई में हुआ था ना शायद पिछला। जुलाई। हम्म। जुलाई सर। हाँ जुलाई जुलाई, 24। 24 जुलाई था। तो ये शायद एग्ज़ाम डेट था CSIR नेट का। जो अभी जुलाई वाला एग्ज़ाम था जून वाला, वो 24 जुलाई को हुआ था। तो ये तब जो क्लासेस मैंने, तो मतलब जो अप्रैल मई जून या जून जुलाई में जो भी एग्ज़ाम हुआ मैंने क्लास लिए थे, अप्रैल मई जून जुलाई जो भी क्लास हुई थी, 43 लेक्चर्स मेरे टोटल हुए थे। तो इस 43 लेक्चर में 2024 14 जून से लेकर 24 दिसंबर तक, फिर 2024 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे थे इस ऑर्डर में। तो ये हमने पार्ट सी इनके किए थे, ठीक है। तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू वो भी कर रहा हूँ, सो दैट एक बार कंप्लीट हो जाए। तो जो लोग इसमें नहीं थे या जिनके पास एक्सेस नहीं है, ऐप पे ऑलरेडी वीडियो है, यू कैन वॉच देयर, ठीक है। सो ऐप में कोर्स 1000 रुपये का होगा, ठीक है ना। इसमें जो इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है ऐप पे, उसमें 1000 का होगा। उसी में आगे ऐड होगा ये लेक्चर, ठीक है। तो ये इसका कॉस्ट होगा। आगे इसी को मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ तो ये कंप्लीट। तो मतलब आज जो होगा वो लेक्चर 44 होगा, ठीक है। सो उसको मैं कंटिन्यू सर वो करूँगा। यूनिट 4 वाला 17 वीडियो है वही है। नहीं 17 नहीं, वो पहले कराए थे। PYQ बैच कई बार चला है। मतलब ये मैं नेट का स्टार्ट किया था 2023 से ही, 22 23 से ही चल रहा है, जनवरी 2023। हाँ ये 24 जनवरी से। हाँ 24 जनवरी बैच से। का नेम क्या है? नहीं वो क्रैश कोर्स नाम से PYQ बैच था। तो वो जो मैं बता रहा हूँ इसमें खुलेगा क्लास प्लस, नहीं इसमें नहीं खुलेगा क्योंकि खुलेगा ना, देख नहीं पाएंगे लेकिन खुलेगा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो। 43 वीडियोज इसमें होंगे। इसमें जो है अगर आप सर्च करोगे तो जो इसका ऐप है ना, तो ये तो ऐप है। तो ये कौन से मोड में चल रहा है, इसका डेस्कटॉप साइट ही है। सो यहाँ पे जो होगा हमारा, चलो कोर्सेस में ही देख लेते हैं। सो ये जो ऐप है ना, इसमें एक क्रैश कोर्स नाम का होगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। 1010 दिखा रहा है ना, 1010 इसमें। तो इसमें बहुत सारे वीडियोस थे, मैंने हटा दिए हैं और सिर्फ क्रैश कोर्स वाला रहेगा। तो इसमें कंटेंट क्या है, कंटेंट पे आते हैं।
सो टोटल वीडियो जो हैं, यहाँ कंटेंट ही है ना, देखो तो इसमें जो कंटेंट्स हैं ये टोटल कंटेंट है ना, देखो तो इसमें क्या है, सी एस एन लाइव पी वाई के बाद 2026 परिमल सर ने अभी जो लिया है शायद, ये अभी 7 उनके ज़्यादा लेक्चर्स हुए ना, ये पुराने भी हो सकते हैं। ये नेट का तो ये जब कोर्स पढ़ाए थे, इसमें कोर्स होगा 210 वीडियो है, ये कोर्स पढ़ाया 177 वीडियो है, इसमें नहीं है ना, ये 43 वीडियोज़ वाला होगा, देखो बहुत सारे कंटेंट है ना इसमें, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, लाइव क्रैश कोर्स यूनिट 4 स्टैटिस्टिक 43 वीडियो 43 फाइल्स। तो ये नोट्स है जो मैंने लिखे थे, बॉटम में है, और ये वो वीडियोज़ हैं करस्पॉन्डिंग, ये देखो तो ये नोट्स हैं पूरा, अभी ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि परचेज करेंगे तो ओपन होगा। तो ये नोट्स हैं एंड ठीक है ना। तो उसमें देखो सबसे बॉटम में 43 लेक्चर नोट्स है, 43 वीडियोज़ हैं, तो वो पहले हुए, तो आज 44 हम लोग, तो उसमें उसी में ऐड होगा आप कंटेंट, 44 लेक्चर वीडियो होगा और 44 नोट्स भी अपलोड होगा, ठीक है। तो समझ आ गया ना सबको, कहाँ मिलेगा, बाकी पुराने लेक्चर्स हैं, जो बाकी है वो पुराने लेक्चर्स हैं इसमें, ये तो वो हैं। सो वापस कैसे जाए, ओवरव्यू कंटेंट, अच्छा यहाँ से वापस जाएंगे ना, समझ आ गया जी। तो ये वाला है, इसी में अभी कंटिन्यू करूँगा मैं। तो लाइव क्रैश कोर्स यूनिट 1 है ना, ये है जून 2025 के लिए करा रहे थे, इसको चेंज कर देंगे, नहीं ये तो लास्ट वाला, ये यूनिट 4 स्टैट लाइव क्रैश कोर्स यूनिट 4 स्टैटिस्टिक, ये दोनों ठीक है। तो इसमें 44 अब ऐड होगा, और ये सब पुराने हैं जो पहले क्लासेस में, ये परिमल सर का आई थिंक लास्ट टाइम जब हुआ था तो उनका 29 लेक्चर्स हुए थे, तो उनका होगा ये जुलाई 2025 वाला है ना ये, और ये 41 वीडियोज़ डबल क्यों है, उसको देखते हैं, उसको बोले हटा देगा, फिर ये कुछ असाइनमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो बाकी ये एक्स्ट्रा वीडियोस हैं, देख सकते हो, अगर हेल्पफुल है तो यूज़ करो वरना स्किप करो। मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखो, वीडियोस देखने के हेल्प होगा, लेकिन आपको देखना है कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा ये भी मैं बता सकता हूँ क्या क्या हुआ है, तो इसमें लिखा है ना क्या क्या हुआ है, ये जो हम कर रहे थे इसमें लिखा है क्या क्या हुआ है, देखो अगर ये ओपन करें हम, मतलब हेडिंग सिर्फ होगा इसमें जो है, अगर वीडियोस पे ही आए हम, तो जैसे ये वीडियो जो स्टार्ट हुआ है, आप यहाँ देखो नाम तो दिख ही रहा है हमें, तो जैसे पहला लेक्चर हुआ था 2015 जून का, इसमें दिखा रहा है ना, 15 जून से स्टार्ट किया था क्या हमने, 15 जून का हुआ है। फिर इसमें जो बच्चे कुछ डाउट पूछे थे वो कराए थे, 15 जून का ही चल रहा है, 15 जून, 15 दिसंबर, 16 जून, 16 जून, 17 जून, 17 जून, फिर 18 का जून हो गया, 18 जून, 18 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 जून, 19 जून, 19 दिसंबर, फिर ऐसे करके मतलब आगे बढ़ाते जाओ, तो सारे मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से ये चल रहा है। फिर आ गया जैसे 43 लेक्चर जो हुआ था दिसंबर 2023 पार्ट सी, ठीक है, यही चल रहा है। तो दिसंबर 2023 के 1 2 3 लेक्चर हुए थे, चेक कर लेना है ना, मतलब ये 3 लेक्चर 41 42 43 दिसंबर 2023 वाला ही है। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया होगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये वीडियोस आपको दिख रहा है, जिनका ऐप पे एक्सेस है चेक कर लो, ठीक, जिनका नहीं है परचेज कर सकते हो। ये 1000 रुपीज़ का है, इसका रिकॉर्डेड आपको 1000 में मिलेगा, सो वो है। और इसी में आगे कंटिन्यू करूँगा मैं, ठीक है ना। चलो तो आगे अभी हम एक काम, ये तो मुझे लग रहा हो गया, चेक कर लो, नहीं दोबारा करा दूंगा। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ 24 दिसंबर, 24 जून का हो गया, 23 दिसंबर का, 2023 जून से स्टार्ट करते हैं। चलो तो अभी मैं ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और ये इसी ऑर्डर में सॉल्व करते जाएंगे 2014 जून तक। आई थिंक 15 से स्टार्ट किया था, मुझे लग रहा है ये 15 से ही स्टार्ट हुआ है, तो 15 से ही कर लो, जो भी अवेलेबल रहा होगा PYQ वहीं से स्टार्ट किया था हमने। सो 2015 से स्टार्ट किया था ना, तो 15 तक जाएंगे। बाकी आपके पास PYQ है तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, वो तो भेज दो, PI ग्रुप में भेज दो, वो मैं यहाँ ओपन कर दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए तो अभी हम लोग आज क्या सॉल्व करेंगे, आज पार्ट सी डिस्कस करेंगे, यूनिट 4 जो CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ था 2023 के जून में, वो वाले, ठीक है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन आते कितने हैं, कितने क्वेश्चन होंगे, क्या पैटर्न था एग्ज़ाम का, पैटर्न में क्या है, जो आपका यूनिट 4 का है, जो सिलेबस में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो ए तो हो गया एप्टीट्यूड, ये है, और
जो बी है, बी का सिलेबस होगा 4 पार्ट में होगा। तो कैसे आते हैं, कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, ए के कितने हैं बताओ, इनको याद है कितने क्वेश्चन आते हैं यूनिट 1 के पार्ट बी में? मैंने पहले लिखा रखा ऑलरेडी। बोलो भाई। आई थिंक कितना, 12। देन यूनिट वाइज पूछ रहा हूँ। पार्ट बी में यूनिट 1 के कितने क्वेश्चन होते हैं, यूनिट 2 के कितने हैं, यूनिट 3 के कितने हैं, यूनिट 4 के, यूनिट 4 का आई थिंक 18 है ना। यूनिट इसके भी 18 है, इसके 12 हैं, इसके 12 हैं, चेक करो कितने हो गए, ऐड कर लो, पता चलना कि पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आते हैं। यहाँ टोटल आपको 20 आते हैं, 15 करने होते हैं। यहाँ 60 आते हैं, नहीं 20 40 आते हैं, 60 आते हैं, है ना। तो 20 है, आपको 15 करने होते हैं। 40 में आपके 25 करने होते हैं। तो ये 40 है, ये ज़्यादा लिख दिया मैंने, सही है ना। 40 है टोटल मिलके, चेक कर लो। नहीं तो ज़्यादा लिख दिया, इसका मतलब तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ 8 वाला है ना, 12 12 8 8 12 ये है। यहाँ भी वो था जो पहले लिखा था ना, वो यहाँ है। यहाँ है 18 12 12 18, चेक करो एक बारी, अब सही है। मतलब एक पीवाई क्यू कोई उठा के देख लो, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। तो उसमें इसमें है, तो इसमें 60 आते हैं, हमें 20 करने हैं ना। तो यूनिट 1 2 3 4 1 2 3 4, ये चेक करो 60 होगा, और ये चेक करो ये 40 होगा। ठीक है, अब सही है, ये टोटल 40 है ना। इसके 30 आते हैं आपको, 20 आते हैं, 15 करने हैं, 40 आते हैं, इसमें से 20 ही करने हैं, 25 करने हैं। और यहाँ पे ये 60 हैं, इसको ऐड कर लो तो ओके जी। 660 है ना, और आपको 20। तो ये पैटर्न मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये वाला पार्ट है ना, यूनिट 4 पार्ट सी का। तो ये एग्जाम का ओवरव्यू, कोई भी पीवाई क्यू उठाओ ईयर वाइज एक बार देख लो, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपको ऐसा मिलेगा हर पीवाई क्यू में। ठीक है, तो क्लैरिटी है यहाँ पे, हाँ। तो ये देखते हैं, चलो भाई 23 का पेपर भेजो, किसके पास है ग्रुप में भेजो, मैं इसको ओपन करता हूँ। 23 जून का, ठीक है ना, जून 2023 का पीडीएफ भेजो ग्रुप में है तो। और फिर उसको हम जैसे मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कुछ पूछना था प्रियंका आपको? जी गुड इवनिंग। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो ना, कुछ क्वेरी अगर हो तो अभी एग्ज़ाम 18 दिसंबर को है ना, तब तक हम लगता है कर लेंगे। कितना दिन, 15 दिन हमारे पास, अराउंड 14-15 दिन है। तो अभी क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटे रखेंगे, कल से देखता हूँ। किसी का भी पेपर डाउनलोड कर लो ना, इतने सारे ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, डाउनलोड कर लो किसी का भी, भेजिए। ये कौन लोग थे जो कल कह रहे थे सीएसआई नेट का क्लास रखो? भाई तुम तो एक्टिव रहो, जैसे फिर कल से मैं गेट वापस कराना शुरू कर दूंगा, नेट का बंद कर दूंगा, ठीक है ना। तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो पढ़ना चाहते हैं ना। ऐसे ही इतना टाइम, वेला टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं, है ना, सर टाइम टाइम भेज वेस्ट दिए करूँ। थे। भेज दिए ना। आगे नेट थोड़ा हाँ, अगर क्लास करना है तो वो रहो, एक्टिव रहो, नहीं तो फिर क्लासेस बंद हो जाएंगे, है ना, वो चीज़ है। तो इसको यहाँ ओपन करता हूँ मैं। और खाली क्लास करने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, बैठ के पिछले 10 साल के पेपर 10 बार सॉल्व करो, खुद ही दिख जाएगा कि क्या आपका लेवल है और क्या एग्ज़ाम का लेवल है।
फिर उसके अकॉर्डिंग सीखना शुरू करो। तो ठीक है ना, मतलब एग्जाम निकालने के लिए फिर से कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ये है कि आप वर्क करो, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है ना, तो सॉल्व करके आओगे ज़्यादा अच्छा है। चलो आज तो नहीं पता था क्या डिस्कस होगा, लेकिन अभी एंड में हम ये डिस्कस कर लेंगे कल क्या डिस्कस होगा। तो आप पहले से सॉल्व करके आओगे ना, तो आपको ये पता होगा कि क्या आपको आता है और क्या आपको पूछना है ना, ये चीज़ें हैं। सो उसके लिए आपको सॉल्व करके आना अच्छा रहेगा, पहले तो कल से सॉल्व करके आना। एटलीस्ट वो लोग जिनको एग्ज़ाम निकालना है सच में, बाकी मज़े लेने वाले लोग अपना मज़े लो। तो यहाँ से जो स्टार्ट है, देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं, लास्ट के क्वेश्चन होंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन तो उसका होगा, ये है, देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। मतलब पहले ट्राई करो फिर देखो कि आपसे हो, क्योंकि मान लो घर पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा ना, मैं हर बार ये लाइन रिपीट करता हूँ, अगर घर पे आप पेपर, कोई भी पेपर उठाओ ईयर वाइज सॉल्व करो, घर पे अगर 50 नंबर आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में 40-45 ही आएगा, ये चीज़ है। तो एग्ज़ाम में 150 की उम्मीद नहीं कर सकते आप, वो चीज़ है। सर लाइन सही क्वेश्चन है, 103 से भी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? 103 से भी कर सकते हैं 103 से करें, मतलब। चलो। तो 103 से स्टार्ट है ना, 103 से 120 होगा, ओके। तो चलिए ठीक है। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। 103 ना, क्योंकि 102 तो ये कॉम्प्लेक्स वो आ गया, सॉरी पार्टिकल मास, एनीवे स्टैटिस्टिक। 103 देखिए क्या कह रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है, हिंदी इंग्लिश दोनों मतलब इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 103। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब आप खुद से सॉल्व करके देख लो, हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर देखना है कि क्यों नहीं हो रहा है, वो सीखना है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि लेट x1 x2 डॉट 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 आर IID नॉर्मल 0 1, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल है, और yn है x1 की पावर 4 से लेके xn की पावर 4 तक, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट्स टू 1/2 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ yn है क्या, yn है समेसन xi की पावर 4 i फ्रॉम 1 to n, यही है, ओके। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी है जो ऑप्शंस हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो मतलब अगर ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन चेक करो, मतलब ABCD में बोल दूंगा, वही 1 2 3 4 है। तो ऑप्शन 1 अगर चेक करे तो ये आपसे पूछना चाह रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी yn इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2n। तो क्वेश्चन देख के आपको समझ आ रहा होगा क्या करना है, कोई बताइए समझ आया क्या करना है, इसमें क्या अप्रोच लगाना पड़ेगा, क्या लगेगा इसमें, ये निकालना है मुझे, yn ये है मेरा। एनीवन देख के समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या अप्रोच यूज होगा, कौन सा थ्योरम यूज होगा? CLT। हाँ CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाई, तो उसके लिए क्या चाहिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए? आपको पता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम में कि yn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ yn, यही दिक्कत है इन बच्चों का, है ना। जैसे बोल देंगे कि सर नेट की क्लासेस कराओ, तो मैंने नेट की क्लास रख दी, अब कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एक दो बच्चा है जो एक्टिव है, ये चीज़ें हैं, और एग्ज़ाम सबको निकालना है ना। यहाँ कहते हैं हिपोक्रेसी, यहाँ यही होती है कि मतलब मेहनत नहीं करना, एग्ज़ाम निकालना है, सर को मेहनत करने दो, एग्ज़ाम तुम्हारा कैसे निकलेगा भाई, सर का एग्ज़ाम निकलेगा फिर। सॉरी यहाँ पे वेरिएंस ना, तो दिस अपॉन वेरिएंस ऑफ yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, लगाओ, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट है yn के टर्म्स में। अब ये लगाओ और आंसर बताओ, सिंपल है, ट्राई करके देखो, यहाँ नहीं कर पाओगे एग्जाम में भी नहीं होगा, तो तुम्हें सीखना है यहाँ पे एटलीस्ट, और यहाँ पे सॉल्व होने लगेगा घर पे तो खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एग्जाम में भी हो जाएगा, तभी एग्जाम में होगा भी।
CLT लगाओ, ये थ्योरम, ये हिंट है, ये अप्लाई करो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ। चारों ऑप्शन में सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाने हैं और कोई एक ही हाफ के इक्वल आएगा। नहीं सॉरी, ये तो वो है ना, MSQ है ना, क्योंकि मल्टीपल रिस्पॉन्स है। हम लोग यूनिट पार्ट सी देख रहे हैं, पार्ट सी तो MSQ है नेट में, मतलब एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन या चारों भी सही हो सकता है। तो यहाँ पे मे बी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये MSQ है ना, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं नेट में पार्ट सी वाले, और ईच क्वेश्चन 4.75 मार्क्स के हैं। सॉल्व करो और बताओ, नहीं हो रहा तो भी बताओ। और सिर्फ वीडियो देखने से एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। इसका एक्सपेक्टेशन 3n आएगा ना सर, एक्सपेक्टेशन ऑफ yn। वो तो पीडी आएगा। कितना, मतलब XI की है ना, XI तो नॉर्मल 0 1 है ना, तो YN का 3n हो गया। ठीक है, आगे करो। ऑप्शन डी। अच्छा आ गया, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, मोर देन वन भी हो सकता है, क्योंकि MSQ है, हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा हमें। तो बी और डी। B और D, मतलब ये कह रहे हैं आप, मतलब ये सिंपल सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। अब जो लोग नहीं कर पा रहे पूछो भाई, सेंट्रल लिमिट थ्योरम BSc लेवल पे ही पढ़ाए जाते हैं, MSc लेवल पे ही पढ़ाए जाते हैं, ये चीज़ है। जैम में भी है, CLT गेट में भी है, नेट में भी है। ये आपका हिंट है, ठीक है, इसको Z बोल दो अभी के लिए। वेरिएंस कैसे आएगा वो? वेरिएंस कैसे आएगा, तो आपको थ्योरम पता है, इसीलिए ये सब जो लोग क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, भले नेट के एस्पिरेंट हो तुम, लेकिन उसके लिए बैठ के जैम गेट के PYQ भी करो, जैम में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा थ्योरम है, x अगर नॉर्मल 0 1 है तो x की पावर 2n - 1 0 होता है, और x की पावर 2n क्या 1 × 3 × 5, ये चलता है कहाँ तक, 2n - 1 तक है जी, है ना। सो ये होता है, सो दिस होल्ड्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लगाओ, इससे वेरिएंस नहीं आएगा। ये तो हो गया थ्योरम, ठीक है, ये जो लिखा हूँ ये तो एक थ्योरम है, मतलब रिजल्ट है, ये तो ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में XI नॉर्मल 0 1 है, तो वेरिएंस चाहिए x की पावर 4 का, तो e ऑफ x की पावर 8 माइनस e ऑफ x की पावर 4 इसका स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा। और यहाँ से e ऑफ x की पावर 8 नहीं आ जाएगा, अब इससे निकालो तो ये आ जाएगा वेरिएंस x की पावर 4, तो इससे वेरिएंस, क्योंकि XI तो IID है, तो YN का वेरिएंस आ जाएगा, और YN का वेरिएंस आ जाएगा 96। कितना, किसका वेरिएंस, 96। ये ओके, तो ये 96 आ गया इनका,
अब 96n हो जाएगा, इसको फिट करो, लगाओ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। सो यू अप्लाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम। पूरा सॉल्व करूं या हो गया? देख लो भाई बाकी लोग, कुछ लोग आंसर तो आ गया है। और अपने लिए स्टैंड लो, है ना, दुनिया क्या है उससे नहीं, आप अपना देखो कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो पूछो, नहीं पूछोगे तो किसका लॉस है, ये चीज़ है। ओके आगे बढ़े। बाकी जिनका आंसर आ जाए यू कैन राइट इन चैट, ये है, नहीं है तो बताओ, अगर मुझे सॉल्व करना है बताओ, नहीं तो मैं मान लूंगा सबका हो गया है, सिंपल सी बात। सर इतना तक तो आ गया, कितना तक? सर वेरिएंस वगैरह निकाल लिया। लगाओ चारों ऑप्शन पहले क्रॉस चेक करना है क्या? हाँ क्या क्रॉस चेक करना? वाई एन में मीन घटाओ इसका वेरिएंस, तो वाई एन का मीन कितना आएगा? व्हाट इज द मीन ऑफ वाई एन? 3n सर। हाँ वेरिएंस ऑफ वाई एन कितना हो गया? 96n। 96n। तो कहाँ दिक्कत कहाँ है आपको? अब ये लगाओ, मान लो पहला ऑप्शन अगर हम चेक कर रहे हैं, मैं अगले पेज पे करता हूँ, तो दिक्कत कहाँ है? जैम में क्वेश्चन किए हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन जैम में भी आए हुए हैं, है ना। जो लोग नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिस की कमी है। हो सेंट्रल जाएगा। लिमिट थ्योरम सबको पता होगा, क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत कम किए हैं। तो आप एक टॉपिक पे कम से कम जितने क्वेश्चन कर सकते हो, कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो कर ही लो कम से कम, ये है डिफरेंट एग्जाम्स के या एग्जाम्पल्स या कहीं से भी। तो इसमें क्या दिक्कत, जैसे ए ऑप्शन अगर सॉल्व करेंगे, सो ए में है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ऐसे बहुत ज्ञानी लोग मिलते हैं नेट के एस्पिरेंट, कहते हैं सर आता तो सब कुछ है, किताब पढ़ता हूँ मुझे सब आता है, एग्जाम में सॉल्व ही नहीं होता है। तो उसकी वजह ये कि आप सॉल्व किए ही नहीं हो क्वेश्चन। आप बैठ के सॉल्व करो ना, हर टॉपिक पे 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करो, ये चीज़ है। सो वाई एन 2n, इसमें लगाओ सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है? वाई एन में से मीन घटाओ 3n रूट अंडर 96n, यही है ना, लेस देन इक्वल टू 2n माइनस 3n रूट अंडर 96n, 0 माइनस 2n, सॉरी 3n ना, 0 माइनस 3n रूट अंडर 96n। अब लगाओ इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तो z हो गया, ये हो जाएगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम कह रहा है कि ये हो जाएगा z, ठीक। अब इसको देखो 2n माइनस n हो गया, तो माइनस n अपॉन दिस, तो n का तो रूट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ रूट n अपॉन दिस, n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो क्या होगा, ये कितना होगा जी? माइनस n होगा, चेक कर लो एक बारी, पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ ना, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इसमें लिमिट लगाओगे z बन जाएगा, z मतलब नॉर्मल 0-1। अब इसमें n को इन्फिनिटी रखो और यहाँ भी n को इन्फिनिटी रखो, तो ये कितना था माइनस 3n, ये रूट n कटेगा माइनस, ये भी, तो ये भी माइनस इन्फिनिटी हो गया, चेक करो। सो माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0 हो गई, इसमें कुछ है ही नहीं बीच में, तो हाफ तो नहीं आया। तो ऐसे ही हर ऑप्शन में करो, मैंने एक ऑप्शन के लिए करके दिखाया, सेम चीज़ आप चारों ऑप्शन में करो। हाँ सर हो जाएगा। सर प्रैक्टिस करो, जिन लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसकी सिंपल सी वजह कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए ही नहीं है ना। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो, इसके लिए डिफरेंट एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस कर लो, एक एग्जाम फिक्स करो, उसके सिलेबस के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम से करो, जैम, गेट, नेट, ISI, ISS, RBI, डिफरेंट एग्जाम्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, उससे बैठ के सॉल्व करो। नहीं है तो बुक के एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम बुक उठा लो, मिल जाता है तो ट्राई करो, है ना, ये चीज़ है। चलिए जी 104 में आते हैं। तो हिंदी वाला छोड़ देते हैं ना। सो ये आपको कह रहा है कि let AB be two event in a discrete probability space with probability A more than 0, probability B more than 0। ये बेसिक probability का क्वेश्चन है, कंडीशनल probability दिख रहा है ना। then which of the following are necessarily true। अगर A given B की probability 0 है तो B given A की probability भी 0 होगी, A given B अगर 1 है तो B given A भी 1 होगा, A given B more than PA है तो B given A भी more than PB होगा, अच्छा more than ये होगा। तो इस तरह क्वेश्चन ना, मतलब बेसिक probability के हैं, ट्राई करके बताओ, कंडीशनल probability के कॉन्सेप्ट पे है, ट्राई करो और बताओ।
नहीं हो रहा ये भी बताओ, है ना, ये चीज़ है। अरे देखो, तो है ना, मेन समझ आना चाहिए, है ना, आपको ये है कि आपको समझ आना चाहिए, एंड क्योंकि यही सब चीज़ें एग्जाम में भी मिलना है आपको ऐसे ही। कितना आया 1-3? कुछ लोगों का 1-3 आ रहा है एंड कुछ का 1 आ रहा है, चेक करो बाकी लोग जी। आ गया ना, मैं सॉल्व करूं? अच्छा, हाउ टू चेक ऑप्शन 4? ऑप्शन 4 में क्या है? वो तो डायरेक्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि
3 और 4 एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का ही होगा ना। 3 में क्या गिवन है, पी ए गिवन वी इज मोर देन पी ए, देन पी बी गिवन है मोर देन पी बी, पी ए गिवन वी मोर देन पी वी है, तो ऐसा होगा क्या, तो चेक करके देख लो। या तो गलत दिखाना है तो यू मेक वन काउंटर एग्जाम्पल, ये भी एक रास्ता है, ठीक है ना। 3 तो ऐसे ही आ जाएगा ना, तो मतलब वो तो कौन सा ऑप्शन सॉल्व करूं मैं, 3 मतलब ए में तो सिंपल है ना, वैसे सॉल्व करोगे आ जाएगा। जैसे अगर पहला हम सोचे तो हमें गिवन है ए गिवन बी 0 है, तो इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है, पी बी 0 है नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी 0। और अब यहाँ से आगे अगर आप निकालोगे सो इसका ये कर देता हूँ, सो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बोथ साइड, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज 0। तो ये तो आप लोगों ने इजीली कर लिया होगा, है ना, सो ये तो इजीली हो गया होगा आप लोगों का, वैसा है। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही ट्रू दिख रहा है क्योंकि ये 0 था तो इसने इम्प्लाई किया इसको, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया। 1 होने से क्या होगा, तो दूसरा ऐसे ही चेक कर लो, दूसरे में ऐसा होगा क्या, तो दूसरे में सेम होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1 है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी बी होगा, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी दोनों तरफ पी ए से डिवाइड कर दो क्योंकि वहाँ पे बी गिवन ए चाहिए, तो यहाँ पे पी बी अपॉन पी ए आ जाएगा। और इससे ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए पी बी अपॉन पी ए हुआ, जो ज़रूरी नहीं है 1 होगा, है ना, सो ज़रूरी नहीं है 1 होगा, तो इसीलिए दूसरा गलत हो गया। एंड सी ऐसे ही चेक कर लिया होगा आप लोगों ने, सी में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मोर देन पी ए है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मोर देन पी ए है। मजे की बात क्या, ये सब जैम में आ चुका है, अगर तुम जैम के पीआई भी करोगे तो ये क्वेश्चन रिसेंटली जैम में भी आए हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो मतलब है ना, जैम को इतने हल्के में नहीं ले सकते, कई बहुत सारे जैम के ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो गेट और नेट से भी डिफिकल्ट हैं उस तरह से। तो यहाँ से है ना हमें क्या करना है, हमें चाहिए दिखाना, चेक करना है, ऐसा था तो मैं कहूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से प्रूव हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मोर देन पी बी, तो डायरेक्टली आ गया, तो इस है ना, तो इससे पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, तीसरा ट्रू हो गया। अब चौथा आप चेक करके देखो, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फॉल्स होगा। अगर फॉल्स आपको पर्टिकुलरली मान लो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, हमें दिखाना है तो कोई काउंटर एग्जाम्पल बना देंगे। तो काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है, ऐसा लो कि ये ट्रू हो जाए और ये फॉल्स हो जाए, ऐसा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। डी ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो मतलब ये थ्री था, फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ पार्ट वैसे ही बस क्या ही डिफरेंस आएगा, यहाँ था P ऑफ A गिवन B मोर देन पी बी है ना, सो P ऑफ A गिवन B मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B है, सो तो इसमें क्या ही नया होगा, क्योंकि अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आ जाएगा B का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ B ही है ना, तो B का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें चाहिए B गिवन A तो हम A से डिवाइड कर देंगे, तो A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो ये हो गया PB स्क्वायर अपॉन PA, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A मोर देन, यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये हो गया। अब क्या ऐसा है जैसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी मोर देन PA, इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना कि PA से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि PB PA में डायरेक्ट कोई रिलेशन तो ऐसा दिया नहीं उसने कि PA PB क्या होगा, बस गिवन कंडीशन है कि A गिवन B ऐसा PB से ज़्यादा है, तो PB है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरली मोर देन PA, जैसे इसमें डायरेक्टली आ गया
तो ये ओके है, ट्रू है। यहाँ ऐसा तो नहीं आया, वी कैन नॉट से कि ये पी ए के इक्वल होगा या ये प्रोबेबिलिटी जो है दिस प्रोबेबिलिटी विल बी मोर देन पी ए। वो लेस देन भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है ना। तो श्योरिटी नहीं है, इसलिए फॉल्स है। ठीक है, तो अब आपको दिखाना तो यू मेक वन काउंटर एग्जाम्पल, उससे हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें आप लोगों ने भी कर ही लिया सब लोगों ने। तो 1 ट्रू था, 2 फॉल्स था, 3 ट्रू था, 4 फॉल्स था। ठीक है, तो ये आ गया। वन 105 तो देखिए, सो ये कह रहा है कि लेट n मोर देन इक्वल टू 0 बी अ पॉजिटिव इंटीजर, कंसीडर अ मार्कोव चेन ऑन स्टेट स्पेस 1 to n। अब देखो इस क्वेश्चन में n मोर देन इक्वल टू 2 है, तो अभी तुम शुरू में n को 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, यू पुट n इज इक्वल टू 2, उसके लिए काम करो, तो उससे आसान होगा वर्क करना। जनरल भी कर सकते हो, ये चीज़ है। सो हाँ, स्मॉल होगी किससे, ये तो आप सही कह रहे हैं, बट किससे स्मॉल होगी? पी बी स्क्वायर किससे स्मॉल होगी? पी बी से स्मॉल होगी। ठीक है, देन सो हाउ कैन वी गारंटी कि ये जो लेस देन होगा, कैन वी गारंटी समथिंग कि जैसे मान लीजिए ये जो अपॉन में पी ए है ना, तो आप कैसे कह पाएंगे कि ये पी ए से कम ही होगा? ऐसा कोई गारंटी है क्या? ऐसा कोई क्लेम कर सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी इससे कम ही होगी? आप आगे चाहे तो और सोचेंगे कि चलो भाई ये 1 से कम है, पी भी 1 से कम होगा, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? अभी भी आप ये क्लेम कर पाएंगे कि ये पी ए से कम ही होगा? ऐसा कुछ है? ये तो पी ए से ज़्यादा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच है, तो 1 अपॉन पी ए 1 से ज़्यादा होगी। ये तो मोर देन 1 है, और ये 0 1 के बीच है, तो कैसे? ऐसा तो बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। अच्छा एक मिनट, इसमें ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ तो ठीक है। तो ये पी ए से ज़्यादा है, लेकिन ये तो ये इनक्वालिटी सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो ये तो ऑब्वियस बाउंड हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस बाउंड है। लेकिन इससे ये कहीं प्रूव नहीं हो रहा कि पी ए से कम होगा। ये तो जैसे कोई नंबर होगा 2 3 4 काइंड ऑफ समथिंग, क्योंकि पी ए तो ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा। तो इसको प्रूव करने का सिंपल तरीका है ना, यू मेक वन इवेंट। एग्जाम्पल के लिए मान लो अभी के लिए 1 2 ले लो, बी को ऐसा ले लो समथिंग 2 3 4 काइंड ऑफ। इसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ अपनी मर्जी से कुछ भी। आप ऐसे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करो, तो काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यू ट्राई टू मेक सैम्पल स्पेस, आप ले लो 1 से लेके 1 2 3 4 या 1 से 6 तक ले लो, ऐसा कुछ। यू मेक एग्जाम्पल लाइक दिस, तो ऐसा एग्जाम्पल बनाओ जहाँ ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो जाए। दिस कैन बी मेड, वो आप थोड़ा वर्क करो, बन जाएगा एग्जाम्पल। तो उसके लिए थोड़ा आपको बैठ के वर्क करना पड़ेगा, है ना। सो अगर आपको स्टेटमेंट गलत दिखाना है तो यू मेक वन काउंटर एग्जाम्पल, तो मिल जाएगा, बैठ के बनाओ, है ना। मतलब मैं भी बनाऊंगा तो बन जाएगा, लेकिन मैं इस पर टाइम देना नहीं चाह रहा हूँ। आप खुद ट्राई करो, नहीं हो तो फिर डिस्कस करो, ये है। बट एग्जाम्पल लाखों, मतलब एक नहीं, इन्फिनाइट एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स कहेगा। सो यू मेक जस्ट वन एग्जाम्पल, ऐसे वन एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करो, ऐसा बनाओ कि इफ वाला पार्ट सही हो देन वाला पार्ट फॉल्स हो जाए, सब मिल जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है। सो इसमें कोई गारंटी है ना, देर इज नो गारंटी कि दिस प्रोबेबिलिटी विल बी मोर देन पी ए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो मोर देन ये आ गया, देर इज नो रूल दैट सेज दिस विल बी मोर देन पी ए। चेक करो, आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये मोर देन पी ए होगा? देर इज नो वे। सो इसीलिए गारंटी नहीं है, सो दैट्स फॉल्स। सॉलिड वे होगा, यू मेक वन एग्जाम्पल एंड देन प्रूव इट रॉन्ग। ये देखिए, तो आपका n है ना, मैंने कहा अभी n को 2 मान लो अभी के लिए, जस्ट अज्यूम n इज इक्वल टू 2, क्योंकि n 2 हो सकता है ना। तो मार्कोव चेन ले लो, स्टेट स्पेस 1 2 ले लो, विद अ गिवन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स p कोई गिवन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, i एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर n का, n को 2 ले लिया अभी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू, है ना। तो हमें नेसेसरली ट्रू देखना है, तो जनरल प्रूफ लिखना पड़ेगा, बट एक n फिक्स करने से इंट्यूशन बन जाता है क्या होगा, फिर जनरलाइज कर लेंगे, ऐसा है। तो कह रहे हैं एटलीस्ट वन स्टेट रिकरेंट होगा, कम से कम एक स्टेट ट्रांजिएंट होगा। तो हम तो ये जानते हैं ना, फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन में एक स्टेट रिकरेंट तो होगा ही, है ना। सो एवरी फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन हैज एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट, ये थ्योरम है। तो हाँ, यस सर, यही तो। समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं?
चेक कीजिए, तो बताइए। 1 4 ट्रू होगा। अच्छा, हाँ मतलब वो देख लो, सिंपल है, कहने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, आंसर आप चैट में लिख सकते हो, क्योंकि आवाज़ पता नहीं क्लियर नहीं आ रही। ठीक है ओके, हाँ 1 4 कह रहे हैं आप, सही है। तो बाकी लोग खुद से करके देखिए। अब जनरलाइज भी कर सकते हो इनिशियली, है ना। यू ट्राई एंड सी, डाउट है पूछो, तो वो चीज़ें हैं। और हो पा रहा है तो बहुत अच्छा है, और अभी आप कर पा रहे हो तो एग्जाम में भी हो जाएगा, ये बिलीव करके आप चलो, इस तरह से है। क्योंकि एग्जाम में कुछ नया क्या आएगा, मैं तो कह रहा हूँ पिछले 10 साल के पेपर को 10 बार सॉल्व करो, तुम इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तुम्हें लगेगा एग्जाम तो निकल ही जाएगा। मतलब सॉल्व करो, अगर सॉल्व कर लिए समहाउ, तो ये चीज़ें हैं। और एग्जाम निकलेगा ही, इतना बोलना आसान है, करना मुश्किल है। ये फोर्थ कैसे होगा? क्या पूछ रहे हैं? फोर्थ ऑप्शन एक तो जोर से बोला करो ना। 5 इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस। रो सम 1 होगा तो वो तो एक होगा ही उसका। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है टीपीएम की, ईच रो का सम 1 होता है, और ईच रो का सम 1 है। और फिर ये लीनियर अलजेब्रा में प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स से ईच रो का सम अगर लैम्बडा है तो लैम्बडा मस्ट बी एन आइगन वैल्यू। तो 1 एक आइगन वैल्यू फॉर श्योर है, तो 1 तो आइगन वैल्यू है, हर टीपीएम की आइगन वैल्यू 1 आएगी, है ना। 1 तो आएगी एक, तो 1 इज आइगन वैल्यू। तो 1 + 3 + 1 कितना हो गया? मतलब P की आइगन वैल्यू 1 है, 1 इज वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ P। सो 1 + 3 + 1 स्क्वायर 5 हो गया ना। अब कह रहा है ये भी टीपीएम होगा, तो टीपीएम होने के लिए रोज सम 1 होना चाहिए, चेक करो जरूरी है। तो एक काउंटर एग्जांपल यहाँ बना लो, काम हो जाएगा। यू जस्ट मेक 1 काउंटर एग्जांपल, उस तरह से चेक करके देखो, अगर गलत है तो देखो, गलत दिखाने के लिए एक काउंटर एग्जांपल इनफ है। जैसे मैंने कहा कि n = 2 रख के कर लेते हैं, तो जैसे p में अभी के लिए एक ऐसा बना लो, कोई भी ऐसा, है ना। जैसे 1 0 0 1 अभी के लिए आसान ले लिया, टीपीएम ये ले लिया। तो इसमें दोनों स्टेट क्या होंगे? रिकरेंट होंगे। तो ये तो आउट हो गया, इस एग्जांपल से ये आउट हो जाएगा। और इसके दोनों आइगन वैल्यू 1 1 हैं, ठीक। तो यहाँ 1 1 रखोगे तो कह रहा है ये भी एक, तो एक मैट्रिक्स बना कर देखो क्या रो सम इसका 1 होगा। अभी मान लो मैंने आई ही ले लिया, तो कितना बनेगा जी? अगर इस p के लिए अगर मैं ये मैट्रिक्स लिखूं कि -1/3 i + 4/3 p, तो कितना बनेगा? सो डायगोनल पे -1/3 4/3 4/3 -1/3 कितना होगा जी? तो ये तो आई थिंक हो जाएगा, लेकिन कोई दूसरा एग्जांपल बनाएंगे उसके लिए देखना पड़ेगा, है ना। से 0 1 1 0 ले लिए तो ठीक है, नहीं हाँ होगा। तो देखो, जैसे कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कोई काउंटर एग्जांपल नहीं होगा। एक भी काउंटर एग्जांपल किसी स्टेटमेंट का मिल गया तो फॉल्स है। अच्छा, किसी स्टेटमेंट को 10 एग्जांपल सपोर्ट कर रहा है, डजंट मीन वो ट्रू होगा, क्योंकि एक भी अपोज कर दिया तो गलत हो जाएगा। मतलब करोड़ों सपोर्टर होने के बावजूद अगर एक अपोज कर दिया तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल उठाया और ट्रू आ रहा तो ट्रू कर लेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना। ट्रू हो सकता है, लेकिन अगर कोई एग्जांपल फॉल्स कह दिया तो फॉल्स ही होगा वो, इस तरह से। ओके है ना। हाँ तो सर, कोई फॉल्स हो दूसरा, जाएगा। तो कोई दूसरा, मान लो ये एग्जांपल लिया, ये हो जाएगा। कोई दूसरा एग्जांपल बना लो आप, 0 1 क्या कह रहे हो 1 0 ये बना रहे हो आप, इसके लिए देख लो फिर आप, है ना। तो इसके लिए देख लो क्या आता है। तो उस तरह से यू ट्राई टू मेक अ काउंटर एग्जाम्पल, और एक भी काउंटर एग्जाम्पल आ गया तो ऑप्शन आउट हो गया, तो उसको और सोचने की जरूरत ही नहीं है। और जब आपको कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तो आप सोच सकते हो क्या सही है, फिर देखने थिंक कि कैसे प्रूफ होगा या कैसे आइडिया आएगा कि ट्रू हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, वो सोचना पड़ेगा आपको। सो देखो किसको और डाउट है तो पूछो। 1 तो ओके है, क्योंकि एवरी फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन हैज एटलीस्ट 1 रिकरेंट स्टेट, तो ट्रू है। ये जैसे ये काउंटर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि इस काउंटर एग्जाम्पल से ये फॉल्स हो जाएगा। टीपीएम होने के रोज सम 1 होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब ऑल एलिमेंट्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो ईच एंट्री ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का नॉन नेगेटिव होगा और रोज सम 1 होगा, तो इसके लिए ये फॉल्स हो जाएगा। ये एग्जाम्पल, दिस इज अ काउंटर एग्जाम्पल फॉर स्टेटमेंट ट्रू, दिस इज अ काउंटर एग्जाम्पल फॉर स्टेटमेंट 3। एंड फॉल्स में तो कोई भी टीपीएम ले लो, 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो 1 आइगन वैल्यू है, तो आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा, है ना। तो यूनिट 1 इसलिए भी करना जरूरी है कि आपको यहाँ हेल्प करेगा वो। तो यूनिट 1 करोगे तो यूनिट 4 में भी इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, लीनियर और रियल पार्ट, ठीक है। सो एनीवे, जैसे जो सीक्वेंस सीरीज है या लिमिट्स है वो आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हेल्प करेगा, लिमिट थ्योरम्स में हेल्प करेगा, लीनियर अलजेब्रा आपको यहाँ पे हेल्प करता है। तो यूनिट 1 यूनिट 4 करोगे तो ठीक है, ये ट्रू हो गया, देख लो।
चलिए तो ये 106 है, ट्राई कीजिए। इसमें कह रहा है कि लेट xi फॉर 1 to 2n बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ईच हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल 0 1, मतलब IID है नॉर्मल 0 1, देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। ये बोल रहा है कि दिस विल बी नॉर्मल 0 2, दिस विल बी काई 2 टाइम काई स्क्वायर एन, दिस विल बी 2 बाई रूट पाई, दिस विल बी 4 बाई रूट पाई। चेक कीजिए, आसान है, सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ओके, 3 इज फॉल्स बाई टेकिंग ईच वैल्यू ऑफ 2 का, हाँ यस यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम, है ना। सो मतलब मैं कह रहा हूँ कोई स्टेटमेंट फॉल्स है ना, तो यू माइट हैव इन्फिनिटली मेनी काउंटर एग्जाम्पल, यू जस्ट फाइंड वन। जैसे एक ने ये बताया, दूसरे वाले ने बताया कि ऐसा ले लीजिए, तो ठीक है ये भी ले लेंगे तब भी हो जाएगा ना। सो देर आर मेनी इन्फिनिटली मेनी काउंटर एग्जाम्पल्स, कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल ले लो आप तो काम हो जाएगा, ठीक है। 2 3 यहाँ 2 3 आ रहा है, चेक कर लो बाकी लोग। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिंपली यू हैव टू डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल 2 और 3। ओके बाकी लोग देखिए क्या ये सही है ना। मेन आपको लॉजिक क्लियर हो वाई, क्योंकि एग्जाम में आपके पास आंसर की नहीं होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस ही एग्जाम में, मतलब आपको अप्रोच जो आपको आता है या आपके जो कॉन्फिडेंस है कि आप कर लोगे और जो करोगे उस पर भरोसा कर लोगे, तो वही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो आंसर की है नहीं कि आप चेक करोगे। सो यू हैव टू बिलीव ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, ये है। सर ये थर्ड वाला कैसे है? थर्ड वाला कैसे आया, मॉड x1 एंड ये भी एक रिजल्ट है आई गेस, है ना। बताओ भाई सोहम। इवन फंक्शन से करेंगे सिमेट्री का यूज करके, उसको 0 to infinity लिमिट ले जाएंगे, फिर वो मीन का डेफिनेशन, मैक्स का डेफिनेशन। तो मतलब मॉड xi है, मॉड x1 मॉड x2, यही ना। तो यस यहाँ सर। मतलब अगर ये CD डिस्कस करना है मुझे, तो x1 और xn+1 दो रैंडम वेरिएबल है ना, इंस्टीड ऑफ xn+1 आप कुछ भी ले लो, x2 ले लो, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत थोड़ी, क्योंकि x1 और xn+1 तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड IID है। तो अभी के लिए मान लो अभी x1 x2 कर देते हैं, ये दोनों हैं IID नॉर्मल 0 1, और आपको चाहिए मैक्स ऑफ मॉड x1, इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी है तो प्रूव कर सकते हैं हम लोग, इसका जो एक्सपेक्टेशन है ये कितना आएगा, यही ना। एक तो तरीका है कि आप इंटीग्रेट करो पूरा, सॉरी मैंने उल्टा वो लिख दिया, ठीक है ना। हाँ मॉड था ना दोनों का, मतलब अभी n+1 की जगह जस्ट मैं 2 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो x1 x2 अभी जस्ट ले रहे हैं हम, क्योंकि दो ही रैंडम वेरिएबल है ना अभी, बस ये ले रहे हैं। तो इन दोनों का मैक्सिमम है ना, फॉर्मूला भी लगा सकते हो मैक्स का, ऐसे ये रिजल्ट भी है, लेकिन प्रूफ देख सकते हो कैसे आता है ना। तो जैसे हम लोग जानते हैं ना, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x, अगर x नॉर्मल 0 1 है तो ये कितना आता है, √2/पाई। तो ये जैसे रिजल्ट है उस तरह से इसका भी रिजल्ट है। सो से प्रूफ लिखना है, मतलब ये एक रिजल्ट ही है, तो बट इसका प्रूफ, जैसे ये इसका प्रूफ लिखोगे वैसे इसका प्रूफ भी आ जाएगा, देखो प्रूफ, मतलब ये भी एक रिजल्ट है, जैसे ये रिजल्ट है वो भी एक रिजल्ट है। x1 x2 कोई भी दो नॉर्मल 0 1 है, बाकी मैक्स का फॉर्मूला अगर यूज़ करोगे तो उससे भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। मॉड x1 मॉड x2, तो ये कितना होता है, हाफ, तो आएगा मॉड x1 प्लस मॉड x2, मैक्सिमम है ना तो प्लस ही होगा बीच में। तो प्रूफ सेंड किया। अच्छा एक मिनट, मॉड x1 माइनस x2, इसका ये आ जाएगा, तो इससे भी आप सोच सकते हो, इससे भी देखोगे कर पाओगे तो, मतलब ये थोड़े से कैलकुलेशन इसमें होगा, प्रूफ लिखोगे तो ये है। अच्छा कलर विजिबल है तो
तो इसमें क्या आपने क्या दो अलग अलग इंटीग्रल का सम होगा या क्या की हो, इक्वल होगा दोनों? इवन फंक्शन यूज किया। तो इवन फंक्शन जो है पहले तो डेफिनेशन लगा दिया है ना, फिर मॉड एक्स मॉड वाई इवन फंक्शन है, जीरो से इन्फिनिटी में चला गया, मॉड एक्स एक्स हो गया वाई हो गया। हाँ, फिर बाद में मैक्स के लिए वो तो ठीक है इवन फंक्शन है, मैक्स के लिए क्या हुआ, जो मैक्स एक्स वाई, एक बार एक्स एक बार वाई रखा ना, यस सर। तो अलग अलग आंसर निकाले या कैसे? दोनों रीजन पे सेम ही है प्रोबेबिलिटी, बस एक्स वाई का तो फर्क है, इसे 2 टाइम्स कर दिया। अच्छा, मतलब दोनों का आंसर सेम होगा, तो मतलब दोनों पार्ट का आंसर सेम है, तो वो 2 टाइम एक का निकाले डबल कर दिए। ठीक। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट है, इसका प्रूफ एक्चुअली इसने मुझे भेजा था, तो इसका प्रूफ किया जा सकता, आप प्रूफ कर सकते हो इसका। जैसे ये देखो, इसमें जो है इन्होंने भेजा है कि x कॉमा वाई दे आर IID नॉर्मल 0 1, यही है ना? तो IID है, तो अगर आप ज्वाइंट PDF लिखोगे इसका, तो ये तो यही होगा PDF ऑफ x इंटू PDF ऑफ वाई। सो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। सो यहाँ से आ जाएगा 1/√2π, इसका √2π 2π कर देता हूँ, e की पावर -12 x स्क्वायर, e की पावर -12 y स्क्वायर, x इज़ रियल नंबर, y इज़ रियल नंबर, यही है। अब जैसे आपको चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ मॉड x कॉमा मॉड y, यही है। तो बाई डेफिनेशन आप जानते होंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो ये होगा मैक्स ऑफ मॉड x कॉमा मॉड y इंटू दिस 1/2π, चेक कर लो, ठीक है, e की पावर -12 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy, यही है। सो -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी। अब यहाँ देखो हर जगह या तो x पे स्क्वायर है या मॉड है, y पे स्क्वायर है या मॉड है, तो ये x के रेस्पेक्ट में एंड y के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में इवन फंक्शन है। वो आप प्रॉपर्टी जानते होगे, -a to a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to a fx dx, कब? जब fx इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन पे 0 हो जाता है। इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो यहाँ डबल इंटीग्रेशन पे लगा रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या कि इवन फंक्शन है, तो ये इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी ही ना। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों कवर्ड है ना, क्योंकि x -∞ से प्लस इन्फिनिटी है, y भी -∞ से प्लस इन्फिनिटी है। तो सिंगल इंटीग्रेशन में 2 टाइम होता है, डबल इंटीग्रेशन में क्या होगा? बताओ भाई, जैसे सिंगल 4 इंटीग्रेशन 2 टाइम टाइम्स। होता है ना, तो 2 × 2 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि x के बदले 2 आएगा और y के बदले भी 2 आएगा, यही ना। तो यहाँ 4 टाइम हो जाएगा, तो ये 4 टाइम मतलब अलग अलग, तो 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि जैसे -a to a है, जैसे -a से a लिमिट होती है, तो अब ये एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, तो आप 0 से a कर देते हो, 2 टाइम कर देते हो, क्योंकि इधर इधर तो दोनों एक ही 0 से a में चला जाता है 2 टाइम। यहाँ तो 4 पोर्शन है ना, 1 2 3 4, तो अभी आप 0 से इन्फिनिटी एक क्वाड्रेंट में ले जाओगे, तो ऐसे तो 4 क्वाड्रेंट थे, तो आप एक ही क्वाड्रेंट में ले जाओगे इसको, तो वो बाकी 3 के बदले है ना, मतलब 4 गुना हो जाएगा, 3 बाकी है, 1 खुद है वो, तो 4 है, तो 4 टाइम, तो 2 × 2 एक वेरिएबल में 2 दूसरे वेरिएबल में है ना, तो 0 से इन्फिनिटी
एंड फिर जहाँ जहाँ मॉड एक्स है, क्योंकि अब तो एक्स पॉजिटिव हो गया, एक्स का सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी है, तो आपका मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई 1/2 ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स, जो भी करना है, ये हो गया। तो अब ये एक क्वाड्रेंट में आ गया, एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, वाई 0 से इन्फिनिटी, एक्स वाई पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स हो गया, मॉड वाई वाई हो गया। यह है मॉड एक्स वाई, लेकिन मॉड एक्स एक्स हो गया क्योंकि अब ये 0 से इन्फिनिटी हो गया पॉजिटिव। अब फर्दर इसको ओपन कर लो, अब इसको इंटीग्रेट करते जाओ, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें क्या है, ये 1/√2 बाहर कर लो, सो 4/2 0 से इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी। अच्छा तो एक काम करते हैं, तो ये 2 को तो पहले ही इधर बुला देता हूँ, सो यहाँ 2 को यह बुला लो। अब मेन क्या है ना, ये मैक्स है, तो मैक्स का जो फॉर्मूला है इन्होंने लगाए हैं कि मैक्स का जो फॉर्मूला है, एक तो वही फॉर्मूला था, इसको भी ब्रेक कर सकते हो फर्दर, ये होगा क्या, ठीक है इसको हटाओ अभी, तो ये मैक्स जो है या तो एक्स होगा या वाई होगा, तो ये अप्रोच यूज़ किया। तो एक्स वाई में लार्जर एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू वाई से ज़्यादा होगी, और एक्स वाई में वाई कब होगा, जब एक्स की वैल्यू वाई से कम होगी। इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है, तो अब आपको क्या करना होगा, ये जो मैक्स है इसको ओपन करना है। तो दो केसेस हैं, एक ये, और अगर आप ग्राफ, अभी ग्राफ बना रहे थे हम लोग, तो इसी को अगर ग्राफ को मैं कंटिन्यू करूं तो देखो ये जो है आपका लाइन है y बराबर x, तो इधर है x मोर देन इक्वल टू y और इधर है x लेस देन इक्वल टू y, चेक कर लो जी, ठीक है। और ये लाइन है x इक्वल टू y, तो इधर x मोर देन इक्वल टू y है, इधर x लेस देन इक्वल टू y है। तो हमें ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, अब इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब आपको, तो ये जो 4/2 है ना, तो मतलब ये 4 कट जाएगा तो कितना 2/π रहेगा। अब इंटीग्रल को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, 2/π बाहर है, ठीक है। तो जो लाइन के ऊपर वाला रीजन अलग, नीचे वाला अलग, तो ऊपर वाले रीजन पे अलग ब्रेक करो, नीचे वाले रीजन पे अलग ब्रेक करो, ये चीज़ है। तो जब ब्रेक करोगे आप, तो यहाँ पे हमारा ये वाला रीजन है ना, तो इसमें आपको देखना है क्या रखना है वैल्यू, है ना। तो मैक्स ऑफ एक्स वाई, अगर ऊपर वाले रीजन पे एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, तो इनका मैक्सिमम क्या होगा, जब एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है ऊपर वाले रीजन में, तो मैक्सिमम वाई है, तो ये वाई हो जाएगा, एंड ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो किसकी लिमिट पहले लेना चाहते हो, वाई की या एक्स की, तो वाई लेना ठीक रहेगा, है ना, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। सो डी वाई डी एक्स। अब ऊपर वाले रीजन वाई की लिमिट देखो क्या होगी, देखो स्ट्रिप बनाओ, तो ये y बराबर x है और इन्फिनिटी है, तो y की लिमिट होगी x से इन्फिनिटी और x की लिमिट होगी 0 से इन्फिनिटी, यही रहेगा जी। सिमिलरली दूसरे पार्ट में कर लो, सो दूसरे पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे x मोर देन इक्वल टू वाई है, तो मैक्सिमम वाला x है ना। अब यहाँ भी ऐसे ही है, e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, तो यहाँ भी चाहो तो डी वाई डी एक्स लिखना, डी वाई डी एक्स लिख लो, डी एक्स डी वाई लिखना, डी एक्स डी वाई लिख लो। तो अभी के लिए मैं डी एक्स डी वाई लिख देता हूँ। तो x की लिमिट यहाँ क्या होगी, तो x की लिमिट होगी x बराबर y से इन्फिनिटी और y बराबर 0 से इन्फिनिटी, चेक करो। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, तो इसमें अगर मैं x की जगह y कर दूँ, y की जगह x कर दूँ, तो यही बन जाएगा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन इज़ फ्री ऑफ वेरिएबल, चाहे एक्स वाई में हो या वाई एक्स में हो, यू भी में हो, मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा ना प्रॉपर्टीज़, कि जैसे ये एफ एक्स डी एक्स हो ए से बी, या एफ वाई डी वाई हो ए से बी, ये दोनों सेम ही है ना। तो सिमिलरली टू वेरिएबल में वही है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर तुम अलग अलग सॉल्व करना चाहो अलग अलग कर लो, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों इंटीग्रल का आंसर सेम ही आएगा, तो एक को निकाल के डबल कर लो या दोनों अलग अलग सॉल्व करो, आपकी मर्जी है। सो बस अब ये है कि आप इंटीग्रेट करो इसको और काम हो जाएगा आपका। तो इंटीग्रेट करोगे, अलग अलग करना, अलग अलग कर लो, तो फाइनली सॉल्व होके ये जो आंसर आपको देगा, सो सॉल्व होके जो फाइनल हमारा आंसर मिलेगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई, ये आपको कितना आता है जी, 2/√π, ये मिलेगा एट द एंड, ठीक है, देख लो। ठीक है, तो ये अप्रोच है। कुछ भी जो पार्ट मैंने छोड़े हैं, क्या छोड़े हैं, इंटीग्रेट करना। अब आप इंटीग्रेशन में पढ़े होगे, डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, करो अलग अलग कर लो, पावर को अलग अलग कर देना, वाई वाले को साथ ले आओ, फिर इंटीग्रेट करो ऐसे करके। तो ये अप्रोच हो गया एनीवे। तो मैंने इसको प्रूव किया, ये जो रिजल्ट है इसको हमने प्रूव किया है।
बाकी ये भी सिमिलरली प्रूफ हो जाएगा, आप कर लेना, आसान है, सिमिलर तरीके से ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो एनीवे इसमें किसी को डाउट है पूछो। अब जैसे इन्होंने बताया 2 3 सही है, किसी को क्वेरी है तो पूछो। जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है और उसमें वो करना था। ओके जी, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो जो जैम के सिलेबस में जो बच्चा पढ़ा है नेट में, ये सब क्वेश्चन किया जा सकता है, ये सब जैम के सिलेबस का ही क्वेश्चन है। जैम गेट मतलब जो जैम गेट की तैयारी भी किया है, तो ये सब क्वेश्चन उसी लेवल पे है और उसी सिलेबस का है। देखिए ये भी आसान है। तो और ये सब क्वेश्चन 4.75 मार्क्स के हैं, ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है नेट में, ठीक है। तो ये वाले सी पार्ट वाले 4.75 ना। ट्राई कीजिए भी, आसान है। लेट अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x फॉलोज यूनिफॉर्म -1 to 1, y है x स्क्वायर, देन विच आर द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर x एंड y। ये सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। फोर्थ है ना, नॉट ट्रू पूछा है कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू नहीं है। तो एक तो हमारा अच्छा 1 x 2 3 है, 1 2 3 होगा फिर। अच्छा फॉल्स ना, हाँ नॉट, ध्यान रखना एग्जाम में, क्योंकि वो क्या होता है आप फोर्थ लगा के आ जाओगे, बाद में याद आएगा अच्छा वो तो फॉल्स पूछा था हमने, ट्रू टिक करके आ गए। ये है, तो y है आपका यूनिफॉर्म -1 से 1, और y बराबर x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म 0 1, है ना। चेक करो। सर बीटा होगा ना, हाँ हाफ पावर हाफ कौन बीटा सा, बनेगा ना, वो x स्क्वायर यूनिफॉर्म नहीं होगा शायद। मतलब बीटा अच्छा हो। सॉरी यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मॉड x होता है ना यूनिफॉर्म, सॉरी हाँ, क्योंकि मॉड होगा x स्क्वायर तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा ना, y बराबर x स्क्वायर नहीं आएगा, सही कह रहे हो आप, है ना। क्योंकि इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, अगर y का PDF निकालेंगे तो अभी मोनोटोनिक तो नहीं है, लेकिन 2 पार्ट में हो जाएगा, है ना, नेगेटिव के लिए अलग, पॉजिटिव के लिए अलग। तो हाँ मैं इसको देख लेता हूँ क्या आएगा, यूनिफॉर्म 0 1 नहीं आएगा। तो यहाँ से जो आएगा हमें, यहाँ से क्या मिलेगा, मैं इसमें प्रूफ कर रहा हूँ, है ना, मतलब जस्ट एक थ्योरम है कि लेट मान लो x का PDF है 1/2 एंड x बिटवीन -1 and 1, ठीक। तो एंड y इज x स्क्वायर, देन PDF ऑफ y क्या होगा, तो ये हमें डिराइव करना है, ठीक है। PDF ऑफ y डिराइव करो क्या आएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो PDF ऑफ y होगा, क्या होता था, PDF इन fx1 dx1 अपॉन dy प्लस PDF ऑफ x इन x2 dx2 अपॉन dy। ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ मोनोटोनिक नहीं है, इसलिए मुझे 2 पार्ट में करना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये तो y बराबर x स्क्वायर है और x -1 से 1 में, अभी ऐसा समझ लो रफली। तो जब मैं y मेरा 0 से 1 में होगा, है ना, मॉड x है ना 0 से 1 में होता है, क्योंकि मॉड x प्लस माइनस x है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे x स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक में डायरेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, जब y आप यहाँ लोगे तो इसके 2 इन्वर्स इमेज मिलेंगे हमें, है ना, एक √y और एक -√y और एक +√y, ठीक है। तो x1 जो है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से आ जाएगा PDF ऑफ x इन x1। तो जो x1 है एक -√y ले लो, और ठीक है, तो यहाँ मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ, जैसे y बराबर x स्क्वायर है तो x की वैल्यू +-√y है, तो x1 को मान लो -√y और x2 को मान लो √y, ये है, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा। सो fx एट x1 तो 1/2 इंटू dx1 अपॉन dy, सो dx1 अपॉन dy, तो यहाँ से आएगा कि बताओ भाई, x1 का डेरिवेटिव करो y के रेस्पेक्ट में, 1/2 √y, और ये मॉड है तो माइनस गायब हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 1/2 √y, है ना, ये भी मॉड में रहेगा। तो फाइनली जो आ गया हाफ हाफ कट के क्या रहेगा जी, 1/√y है ना, 2√y, और y की वैल्यू 0 से 1 में, यहाँ तक ओके है। तो फाइनली जो हमने डिराइव किया वो ये है, एक बार चेक कर लेना ना, कहीं मिस्टेक हो तो बताना। सो y की वैल्यू 0 से 1 में इंक्लूड कर लो, या स्ट्रिक्टली लिखोगे तो ओपन अगर लगा रखा है तो 1 पे ओपन लगा लो, 0 पे क्लोज रहेगा। तो ये एक थ्योरम हमने बनाया है, मतलब थ्योरम क्या, ये थ्योरम है, ये ओके है जो लिखा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देखिए
चलिए, तो ये तो बस मैं एक है ना, चूंकि मैं शुरू में गलत लिख दिया था तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने ये किया है। ठीक है ना। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ये पीडीएफ, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई है क्या बोल सकते हैं इसको? बीटा हाफ कॉमा 1। बीटा, हाँ, तो ये जो है आपका जो मतलब इसको दूसरे तरीके से लिखे इसी थ्योरम को, तो मतलब ये हो गया कि x अगर यूनिफॉर्म -1 to 1 है देन y बराबर एक्स स्क्वायर जो आएगा बीटा फर्स्ट काइंड, है ना। इसको ऊपर लाओगे तो y की पावर -1/2, तो -1/2 है ना, तो मतलब अल्फा -1 मतलब 1/2 कॉमा 1, यही कह रहा हूँ ना आप, ठीक है। चेक कर लीजिए बाकी लोग, इसमें कुछ दिक्कत हो तो पूछिए। तो ये समझ आया कि y बराबर जो एक्स स्क्वायर है वो बीटा हो जाएगा, मॉड x यूनिफॉर्म 0 1 होगा, y जो है वो स्क्वायर बीटा होगा, तो ये बनेगा आपका बीटा हाफ कॉमा 1 पैरामीटर फर्स्ट काइंड। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दिक्कत है। तो अभी के लिए, अच्छा, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ऐसे थी नहीं, मतलब मैं तो ऐसे समझने के लिए जो गलत लिख दिया तो जस्टिफाई करने के लिए हमने बताया है। इसकी इस क्वेश्चन में जरूरत है नहीं, ऐसे है जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये जो मैंने अभी सॉल्व किया डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, हमें तो वो देखना है इंडिपेंडेंट और अनकोरिलेटेड। चलिए अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे हमें क्वेश्चन कह रहा है कि दे आर इंडिपेंडेंट एंड अनकोरिलेटेड, एक्स वाई के बारे में पूछ रहा है। तो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर है तो y तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है x पे ना, वो तो ऐसे ही दिख रहा है कि y डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली x पे। तो x का रेंज, y का रेंज डिसाइड करेगा। जब x -1 से 1 में है तो y 0 से 1 में है। ये क्यों डिसाइड हो रहा? बिकॉज ऑफ x। तो y डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन x, तो इसमें इंडिपेंडेंट होने का कोई चक्कर ही नहीं है। y डिपेंड है, हमें दिख रहा है ना कि अगर x 1 है तो y को 1 होना पड़ेगा, x हाफ है तो y को 1/4 होना पड़ेगा। तो y डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन x, तो एक्स वाई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। पहली बात तो ये है। तो अभी के लिए देखिए, कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बाकी पे आते हैं। मतलब फॉल्स है, कट करने का मतलब फॉल्स कह रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट मेरा बोलने का मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कह रहा है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज वाई डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एक्स, एक्स विल डिसाइड कि वाई की वैल्यू क्या होगी, ये है। सो और इवन है ना पीडीएफ यहाँ देख सकते हो आप, वो तो बाद में पता चल जाएगा। तो वैसे ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। एंड अब कह रहा है इंडिपेंडेंट नहीं है बट कोरिलेटेड है। चेक करो जी। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा। कोवेरिएंस निकालना मुश्किल थोड़ी है। देखिए, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं। कोवेरिएंस का क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये तो आप लोग इजीली निकाल पाएंगे ना, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -1 to 1 है, तो बताइए ई एक्स क्यूब क्या आएगा? 0। कोरिलेशन मतलब लीनियर रिलेशन तो वैसे भी नहीं, मतलब ये लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं है, तो कोरिलेशन 0 कर लो। कोरिलेशन 0 आ रहा है। आपका आंसर क्या है भाई? सोहम, ये फाइनल, ये क्या हाथ है? फाइनल फाइनल बताओ। 0 है सर। 0 आ गया, ओके ठीक है। तो मतलब कोरिलेशन इसका 0 आ गया, और आपको पता है कि कोवेरिएंस 0 आ गया एक्चुअली। तो कोवेरिएंस 0 है तो कोरिलेशन भी एक्स वाई का 0 है। एंड यू नो कोवेरिएंस 0 डज नॉट इंप्लाई इंडिपेंडेंस, है ना। कोरिलेशन 0 डज नॉट इंप्लाई इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होगा, इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन 0 होगा। कोरिलेशन 0 है डज नॉट गारंटी इंडिपेंडेंस, कोवेरिएंस 0 है डज नॉट गारंटी इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए हमने ये देखा कि डिपेंडेंट है, तो यहां से कंक्लूजन ये है कि एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट बट कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई आर 0। तो डिपेंडेंट है और 0 है, मतलब अनकोरिलेटेड है बट डिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट है तो अनकोरिलेटेड होगा, अनकोरिलेटेड है डज नॉट गारंटी इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ डिपेंडेंट है। और सो हमें देखना है कि, तो इसने कहा है कि डिपेंडेंट है, ये सही कह रहा है। कह रहा है कोरिलेटेड है ना,
बट ये कोरिलेशन तो जीरो है, तो अनकोरिलेटेड है, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि दोनों सही होगा तभी तो सही होगा ना। तो ये वाला फॉल्स पार्ट है, यहाँ ये फॉल्स था, ये फॉल्स था, यहाँ ये फॉल्स है। अब कह रहा है कि ना तो इंडिपेंडेंट है और ना ही कोरिलेटेड है, तो कोरिलेशन जीरो है मतलब अनकोरिलेटेड है ना, इसका तो ये है ना, बट अनकोरिलेटेड। अगर मैं वर्ड में लिख दूं, सो दे आर अनकोरिलेटेड, है ना। कोरिलेशन जीरो मतलब अनकोरिलेटेड है। एक्स वाई आर डिपेंडेंट बट अनकोरिलेटेड, सो इंडिपेंडेंट नहीं है, यस, सो नाइदर इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब है एक्स एंड वाई आर नाइदर इंडिपेंडेंट नॉर डेंट नॉर अनकोरिलेटेड, है ना, तो कोरिलेटेड नहीं है, नॉर कोरिलेटेड। किसी को डाउट है तो बताइए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, लास्ट स्टेटमेंट ट्रू आ गया, तो हमें चुनना था नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में 1 2 3 आर नॉट ट्रू, ठीक है। मतलब ध्यान रखना ऑप्शन में टिक क्या करना है, तो आपको बताना है कि नॉट ट्रू कौन सा है। तो नॉट ट्रू 1 2 3 आर फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट ट्रू स्टेटमेंट, 4th आर ट्रू स्टेटमेंट, तो हमें टिक करना था नॉट ट्रू स्टेटमेंट को। कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ y के पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं पड़ी, वो बस मैं इसलिए निकाला था कि आपको ये समझ आए कि y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। y के पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ही काफी है ना, यहाँ से दिख रहा है ना, क्योंकि y का एक्चुअली ये भी देख सकते हो कि y का पीडीएफ x के पीडीएफ से आ रहा है, सो दे आर डिपेंडेंट, दैट्स वाई। ठीक है, तो अभी तक जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये सब जैम गेट के सिलेबस से रिलेटेड है, तो जैम गेट वाला सिलेबस ढंग से कर लोगे तो बहुत सारे पार्ट आप अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए जी, तो आई थिंक क्लास के 8 बजे तक ही था। अच्छा, तो यहाँ कल यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी हमने क्या किया है, क्योंकि अभी जैम और उसका डाउट क्लास है, हाँ जैम गेट का हम साथ रख सकते हैं, जैम गेट की PYQ डिस्कस कर सकते हैं अभी। तो जैम गेट का अगर PYQ का डाउट हो तो यू कैन स्टे हेयर, अभी अगली क्लास में वो होगी। सो इसको मैं कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या किया है ये तो कल करेंगे। सो अभी बस मैं बता देता हूँ अभी क्या किया हमने। सो अभी हमने जून 2023 वाले पेपर का यूनिट 4 के पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 103 से क्वेश्चन नंबर 107 तक अटेम्प्ट किया है, मतलब 3 4 5 6 7 5 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ये किए हैं, यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। कल जो क्लास होगी क्वेश्चन 108 ऑनवर्ड्स जहाँ तक भी हो पाएगा तो उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो आज ये डिस्कस किया है, कल अभी क्लास डेली चलेगी और टाइम अराउंड यही होगा, कल ये यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो बेटर है आप सॉल्व करके आओ, पार्ट सी कंप्लीट करके आओ इस पेपर का, जून 2023 का जो पेपर है इसको आप अभी बैठ के घर पे कंप्लीट करो। फिर ऑनलाइन थोड़े सर्च करो, जो टॉपिक नहीं आते, जो कॉन्सेप्ट नहीं आते किताब में या ऑनलाइन या कहीं भी, सीखो समझो ट्राई करो। यही प्रोसेस है सीखने का ना, थोड़े थोड़े करके आप सीखोगे जब आप एफर्ट्स करते रहोगे कॉन्टिन्यूअस, तभी। तो कंप्लीट करके आओ, कल आए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, अभी जो क्लास है 8 से 9 साढ़े 8 to 9:30 उसमें जैम और गेट के PYQ डिस्कशन होगा। तो जिनको डाउट्स हैं ईयर वाइज सॉल्व करके आओ। जैम का 25 से 5 तक, गेट का 25 से 19 तक ईयर है ना, उसमें जो भी डाउट्स हैं यू कैन डिस्कस अभी। ठीक है, 8 to 9:30।